हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWAPA में। देखिएगा, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 10वां। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट 10वें नंबर का। ठीक है, तो देखिए आपकी छात्रा और शिक्षक को लेकर जो क्लासेस हैं आपके कंप्यूटर और आपके मैथ सब्जेक्ट को लेकर, है ना। कंप्यूटर और मैथ सब्जेक्ट को लेकर दोनों को मिला के 55 नंबर का है, लगभग कितना 55% का। उसकी क्लासेस जो है हमारी डेली, है ना, कंटिन्यू चल रही हैं। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के आपके जो कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट 10 है, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, ये आपका पहला प्रश्न है। आप सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका उत्तर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ए अबेकस, बी एनियर, सी मार्क 1 और डी इनमें से कहीं नहीं। देखिए यहाँ पे जो बी है, सी है, आप उसी को उसी फॉर्म में लेंगे जो उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बी का एनियक लिखा है तो ये बी ही हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे उस समय जब पीपीटी हम लोग बनाते हैं तो हो जाता है। ठीक है, थोड़ा ह्यूमन एरर है, ये हो जाता है। ठीक, तो संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन ए अबेकस जो है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। ठीक है, अबेकस के बारे में क्या याद रखना है, इसको संसार का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। ठीक है, अबेकस को संसार का पहला गणना यंत्र कहा जाता है। और अबेकस का प्रयोग किस लिए हो रहा था, तो याद रखिएगा, अबेकस का प्रयोग आपको देखने को मिलता है किस लिए, तो याद रखिएगा आंकिक गणना के लिए। ठीक, अबेकस का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था, तो याद रखिएगा आंकिक गणना करने के लिए। आंकिक गणना करने के लिए अबेकस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और अबेकस का आविष्कार आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो अबेकस का आविष्कार आपको देखने को मिलेगा, ये है चीन में। कहाँ, तो चीन में। ठीक है, तो कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछे कि अबेकस का आविष्कारकर्ता कौन सा है या संसार के पहले गणना यंत्र का आविष्कारकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा चीन, है ना। तो देखिएगा, इस प्रश्न में हम लोगों ने क्या देखा कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस। अबेकस के बारे में क्या देखा कि हम लोगों इसको संसार का पहला गणना यंत्र माना जाता है। ठीक है, अबेकस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा आंकिक गणना के इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में। ठीक है, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए मार्कोनी ने, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग ने, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो आपको नाम याद रखना है एलन एन ट्यूरिंग। ठीक है, नाम क्या याद रखना है, एलन एन ट्यूरिंग। ठीक है, इनको क्या तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, तो आविष्कारकर्ता ये कहलाते हैं। ठीक है, आविष्कारकर्ता ये क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन है, तो एल एम ट्यूरिंग। मार्कोनी के बारे में क्या याद रखना है, ये रेडियो के आविष्कारक थे। ठीक है, मार्कोनी के बारे में क्या याद रखना है आपको, ये रेडियो के आविष्कारक थे। ठीक है, मार्कोनी के बारे में आप लोग क्या देखेंगे कि ये रेडियो के आविष्कारक थे। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में आपको क्या याद रखना है, तो ये जो है टेलीफोन। ठीक है, टेलीफोन। ठीक है, जो टेलीफोन है ना, पहले के ज़माने में जो आप फ़ोन देखते थे वायर वाला। ठीक है, उस टेलीफोन जैसे आजकल आपको, है ना, आजकल भी आप देखेंगे गवर्नमेंट के ऑफिस में, तो उस टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, और चार्ल्स वेबेज के बारे में आपको क्या याद रखना है, और ठीक है, चार्ल्स वेबेज के बारे में आपको पता ही है ना, आधुनिक कंप्यूटर युग का इनको क्या पितामह कहा जाता है।
ठीक, तो बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कारकर्ता कौन है? तो नाम याद रखना है, एलन एम ट्यूरिंग को। और मार्कोनी के बारे में क्या याद रखना है? ये रेडियो के आविष्कार करता है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के बारे में क्या याद रखना है आपको? ये जो है टेलीफोन के आविष्कार करता है। किसके? तो टेलीफोन के। इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अच्छा प्रश्न है। पहला कंप्यूटर बनाया गया था किसके द्वारा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ए बिल गेट्स द्वारा, बी बिल क्लिंटन द्वारा, सी चार्ल्स बेबेज द्वारा और डी मार्कोनी द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज जो है इनके द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। आपको याद रखना है। ठीक है, या इसको इस तरीके से कहें कि पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय, ठीक है, पहला कंप्यूटर बनाने का श्रेय ये किसको जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को जाता है। ठीक है, और ये इसके, ठीक है, देखिए किस शताब्दी में, तो याद रखिएगा 19वीं शताब्दी में आपको, ठीक है, पहला कंप्यूटर बना हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, कब? तो 19वीं शताब्दी में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा पहला कंप्यूटर बनाने का जो उद्देश्य क्या था, तो इसके बारे में क्या याद रखना है? सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से। ठीक है, क्या करने के लिए? जो सूचनाएं हैं, ठीक है, सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो पहला कंप्यूटर का निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा सूचनाओं के प्रसंस्करण के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। ये देखा जाए तो एकदम सिंपल सा क्या था? साधारण यंत्र था। ठीक है, पर एकदम सिंपल सा क्या था? तो साधारण यंत्र था। ठीक है, और ये क्या कार्य करता था? तो याद रखिएगा ये, ठीक है, जब ये पहली बार कंप्यूटर बना था इसको 3 भागों में बांटा गया था। कितने? तो 3 भाग में। ठीक है, इसका एक भाग आपको देखने को मिलता है जहाँ पे इसको क्या किया जाता था? स्टोर किया जाता था डाटा को। दूसरे भाग में आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें एक मिल होता था। ठीक है, इसको मिल, जिसको क्या कहते थे? चक्री कहते थे। ठीक, क्या? तो चक्री कहते थे। और तीसरा इसमें आपको देखने को मिलेगा नियंत्रक, जिसको हम लोग कंट्रोलर बोलते हैं। तीसरा इसमें देखने को क्या मिलता था आपको? नियंत्रक। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो है एक्चुअल में क्या, ये कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के विकास की दिशा में ये क्या करता था? मार्ग प्रशस्त करता था। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि ये कंप्यूटर नहीं था, लेकिन ये क्या था? कंप्यूटर को जो बनने, जो कंप्यूटर जो बना, ठीक है, इसी के, उसके लिए जो मार्ग को किसने बनाया? तो इसी ने, जो पहला कंप्यूटर है उसी ने। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा। पहले कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज जी को जाता है। कब? 19वीं सदी के आसपास का समय था, 19वीं शताब्दी के आसपास का। उद्देश्य क्या था इस पहले कंप्यूटर को बनाने का? क्या? सूचनाओं के प्रसंस्करण करना, है ना, सूचनाओं का प्रसंस्करण करना। यह बेसिक साधारण सा यंत्र था जिसको 3 भागों में बांटा गया था। एक जहाँ स्टोर होता था, दूसरा इसमें चक्री था और तीसरा इसका नियंत्रक था। ठीक है, वास्तव में ये कंप्यूटर नहीं था, लेकिन कंप्यूटर के निर्माण के विकास, कंप्यूटर के निर्माण या विकास के लिए मार्ग जो है प्रशस्त करता था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अब ये कंप्यूटर जो बना, ठीक है, उस बनने में इसका क्या था? महत्वपूर्ण योगदान था। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? आपको बताना है। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन ए एनियक, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी परम, ऑप्शन डी मेधा। तो याद रखिएगा यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा एनियक। ये जो है विश्व का प्रथम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। कौन है? तो एनियक। एनियक का देखिए स्पेलिंग किस तरीके से होता है? ENIAC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म आपको क्या याद रखना है? इलेक्ट्रॉनिक। ई से क्या याद रखना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक। एन से क्या याद रखना है आपको? न्यूमेरिकल। ठीक है, एन से क्या याद रखना है? तो आपको न्यूमेरिकल। आई से याद रखना है इंटीग्रेटर। ठीक, आई से क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा इंटीग्रेटर याद रखना है। और उसके बाद ए से याद रखना है एंड, और सी से याद रखना है आपको कैलकुलेटर। ठीक है, सी से आपको क्या याद रखना है? तो याद रखिएगा कैलकुलेटर को याद रखना है। ठीक, तो एनियक के फुल फॉर्म आप लोगों ने क्या देखा? इलेक्ट्रॉनिक
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये ENIAC के क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। साथ ही याद रखिएगा इसको विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ, तो याद रखिएगा 1946। ठीक है, इसका निर्माण किस वर्ष में हुआ, तो याद रखिएगा 1946 में ENIAC का निर्माण आपको देखने को मिलता है। और किनके द्वारा किया गया, तो उस नाम को भी आपको याद रखना है, JP एकर्ट। ठीक है, नाम क्या याद रखना है, JP एकर्ट। और एक दूसरा नाम भी और आपको इसमें सहयोगी इनका नाम है जॉन मुचली, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक, एक दूसरा नाम जिसका नाम है आपको याद रखना है जॉन मुचली जी। ये जो है ENIAC के क्या थे, तो आविष्कार करता थे। ठीक है, तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, ENIAC है। ENIAC का फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में ENIAC का निर्माण हुआ और निर्माण करता है JP एकर्ट और जॉन मुचली। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी आपका बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना। और देखिए हम लोगों ने ये पूरी, ठीक है, कंप्यूटर को मैं पहले पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अभी देखिए बेसिकली कर क्या रहे हैं, तो याद रखिएगा हमारे द्वारा अभी रिविजन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। ठीक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए, ठीक, वाणिज्यिक मतलब व्यवसायिक उपयोग है ना, इकोनॉमिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैनियक, ठीक, मनियाक। ऑप्शन बी एनियक। ऑप्शन सी यूनिवैक और ऑप्शन डी इडवैक। तो याद रखिएगा वाणिज्यिक उपयोग या इकोनॉमिक उपयोग या बिजनेस उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा, तो यूनिवैक। ठीक है, कौन सा था, तो यूनिवैक। और यूनिवैक का फुल फॉर्म आपको क्या याद रखना है, ये देखिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक। ये क्या है, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवैक का यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या होता है, यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इतनी चीजें हुई। देखिए ये इसका इस्तेमाल किस में होता है, तो वाणिज्यिक कार्यों में होता है। ठीक है, किसमें, तो याद रखिएगा वाणिज्यिक कार्यों में या आपके बिजनेस, ठीक है, बिजनेस क्षेत्रों में या आपके जो क्या कहना चाहिए, इकोनॉमिक क्षेत्र में। ठीक है, इन क्षेत्रों में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। इसका विकास कब हुआ, तो इसका विकास के बारे में आपको याद रखना है, यूनिवेक के विकास के बारे में 1954 में। कब हुआ, तो 1954 में। और किसके द्वारा किया गया ये भी आपको याद रखना है, तो याद रखिएगा GEC। ठीक, GEC, GC का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिएगा जनरल पावर कॉरपोरेशन। तो यूनिवेक का विकास किसने किया, तो जनरल, ठीक है, इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवेक का जो आप लोगों ने देखा पहला वाणिज्यिक उपयोग का बेस क्या था, ये पहला कंप्यूटर था। फुल फॉर्म आप लोगों ने देखा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। वाणिज्यिक बिजनेस या इकोनॉमिक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता था। यूनिवेक का विकास कब हुआ, तो 1954 में हुआ। किसके द्वारा किया गया, तो GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के द्वारा इसका क्या किया गया था, तो निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की, ठीक है, क्या किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये बेसिकली आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, तो वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसका इस्तेमाल किया गया था या प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है। ठीक, ऑप्शन ए पहली पीढ़ी में, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी में, ऑप्शन सी तीसरी पीढ़ी में, ऑप्शन डी चौथी पीढ़ी में। तो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर में इस्तेमाल आपको याद रखना है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, कब, तो पहली पीढ़ी के समय याद रखिए 1942 से लेके 1955 के बीच के समय में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का, किसका, VT वैक्यूम ट्यूब का क्या किया गया था, तो इस्तेमाल किया गया था। और वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा निर्वात ट्यूब कहा जाता है। ठीक, वैक्यूम ट्यूब को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा
निर्वात ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं इसकी भाषा कैसी थी, तो याद रखिएगा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का इस्तेमाल किया गया था इसमें। ठीक है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आपको याद रखना है निम्न स्तरीय का जो प्रोग्रामिंग भाषा है इसका क्या किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो 1942 से लेकर 1955 के दौरान थे इसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, साथ ही यहाँ पे पंच कार्ड का भी प्रयोग आपको पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिलता है। ठीक है, पंच कार्ड का प्रयोग भी आपको पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही याद रखिए ये आकार में बहुत बड़ा होता था। ठीक है, आकार में जो है पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कैसा होता है, तो याद रखिएगा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें देखिएगा एनियक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है एनियक के बारे में। यूनिवैक, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा है। ये जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। साथ ही याद रखिएगा IBM मार्क 1, ये भी आपका पहले पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक, IBM मार्क 1, ये सारी जो है इनिवैक, यूनिवैक और IBM मार्क 1, ये तीनों जो है आपके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। 1942 से लेकर 1955 तक के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और साथ ही पहली पीढ़ी कंप्यूटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, आकार में बहुत बड़ा होता था। ठीक, एनियक, यूनिवैक और IBM मार्क 1 ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए कंप्यूटर जनरेशन का पहले से लेके 5वीं पीढ़ी का सही अनुक्रम हमें बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पहली पीढ़ी, ठीक, उसके बाद आया आपकी दूसरी पीढ़ी, फिर आपकी तीसरी पीढ़ी। ठीक है, फिर आप देखेंगे चौथी पीढ़ी, और जो वर्तमान में चल रही है आपकी 5वीं पीढ़ी है। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेशन में ये इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। तो याद रखिएगा पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। किसका, तो वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, दूसरी पीढ़ी में आप इस्तेमाल देखेंगे किसका, तो ट्रांजिस्टर का। ठीक, दूसरी पीढ़ी में आप किसका इस्तेमाल देखेंगे, तो ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आप इस्तेमाल किसका देखते हैं, तो आपके, ठीक, ऐसी चिप का। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। ठीक है, चौथी पीढ़ी में आप इस्तेमाल किसका देखते हैं, तो VLSI। ठीक है, VLSI का प्रयोग देख पाएंगे। ठीक है, साथ में आप माइक्रो प्रोसेसर का, है ना, या इसको सिंपल से समझे, चौथी पीढ़ी में आप किसका इस्तेमाल देख पाते हैं, तो याद रखिएगा VLSI का। ठीक है, किसका इस्तेमाल आप देख पाएंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, तो VLSI का। ठीक है, VLSI का। और आपको किसको याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और आपको किसको याद रखना है, माइक्रो प्रोसेसर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर का याद रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है 5वीं पीढ़ी में, तो 5वीं पीढ़ी में आप याद रखेंगे ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल देखते हैं, वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी में IC चिप का। चौथी पीढ़ी में VLSI, वेरी लार्ज, है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और ये माइक्रो प्रोसेसर का साथ में ये क्या है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। ठीक है, इतनी चीज़ें हुई। साथ में और कुछ चीज़ें जो इसके बारे में आप लोग और जानना चाहोगे, तो इसमें मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊं। जैसे कि याद रखिएगा पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर की गणना किस में की जाती थी, तो मिली सेकेंड में की जाती थी। किसमें, तो मिली सेकेंड में। दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की गणना किस में की जाती थी, तो याद रखिएगा माइक्रो सेकेंड में। ठीक, दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर की गति की गणना किससे की जाती है, तो माइक्रो सेकेंड में। तीसरी पीढ़ी में याद रखिएगा नैनो सेकेंड में गणना की जाती है। तीसरी पीढ़ी में क्या, तो नैनो सेकेंड में। और उसके बाद आप आगे देखोगे तो चौथी पीढ़ी में पिको सेकेंड में गणना की जाती थी, है ना। और अभी गणना की जितने प्रकार है 3, 4 और 5वीं पीढ़ी को, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। ठीक है, इसको छोड़ के और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें और जानना है क्या, तो देखिएगा, है ना। पहली पीढ़ी में आपको याद रखिएगा, पहली पीढ़ी में आप क्या देख पाएंगे, इसमें मशीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, पहली पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया, तो मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दूसरे में आप लोग क्या देख पाएंगे, दूसरे में आपको हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है।
साथ में इसी में आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी पीढ़ी में आपको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी में आप याद रखेंगे यहाँ भी, ठीक है, आपको उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पे टाइम शेयरिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तीसरी पीढ़ी में टाइम शेयरिंग, ठीक है, सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और चौथी पीढ़ी में आप लोग जैसे कि जानते हैं, चौथी पीढ़ी में GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। साथ में यहाँ आपको C भाषा का भी प्रयोग चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में देखने को मिलता है, ठीक। पांचवी पीढ़ी में आप लोग यहाँ पे देख पाते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलता है। क्या? तो पैरेलल प्रोसेसिंग आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। पांचवी पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, और एक्चुअल में क्या मुझे बताना बस इतना ही था, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका जो है अगला प्रश्न है, और इसमें क्या बोला गया है उसके बारे में ध्यान दीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम किसमें प्रयोग किया गया है, प्रश्न आपसे पूछा गया। इसके पहले मैंने ठीक बताया, इसके लिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिया है। तो ऐसी का उपयोग आप लोग देख पाए किसमें हुआ, तो इंटीग्रेटेड सर्किट या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक। ऐसी का इस्तेमाल कहाँ किया गया था, तो याद रखिएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये ऐसी किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का बना होता है। ऐसी चिप ये आपका किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का यह बना होता है। और इसका विकास किसने किया, तो इसका विकास किया है, सबसे पहले याद रखते हैं कब विकास हुआ ऐसी चिप का, तो याद रखिएगा 1958 में। ऐसी चिप का विकास कब हुआ, तो 1958 में। और किसके द्वारा किया गया, तो आपको याद रखना है JS किल्वी के द्वारा, JS किल्वी के द्वारा, ठीक है। किसका, तो ऐसी चिप का आविष्कार किया गया था, ठीक है। तो ऐसी चिप सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है। विकास कब हुआ, तो 1958 को। किसके द्वारा किया गया, तो JS किल्वी जी के द्वारा। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये अगला प्रश्न है, ठीक है। ये आपका अगला प्रश्न है, और साथ ही बहुत अच्छा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है। देखिए सिलिकॉन के बारे में आपको सबको पता है। एक और दूसरा मटेरियल है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गैलियम आर्सेनाइड, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर चिप में किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो गैलियम आर्सेनाइड का भी प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसका मिश्रण है, तो गैलियम और आर्सेनिक दोनों का मिश्रण है, याद रखिएगा। और इससे क्या बनता है, ये अर्धचालक है, ठीक है। गैलियम और आर्सेनिक का मिश्रण है, और ये अर्धचालक की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। तो आप लोगों ने सिलिकॉन के बाद आपको किसको याद रखना है, तो गैलियम आर्सेनाइड को भी याद रखना है कि कंप्यूटर चिप्स किससे बनता है, तो गैलियम आर्सेनाइड से भी बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, ये आपका अगला प्रश्न है, और इसमें बोला गया कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। थोड़ी देर पहले मैंने इसके बारे में बताया, तो याद रखिएगा चौथी पीढ़ी में आप लोग क्या देख पाएंगे, सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग आप देख पाते हैं, ठीक है। चौथी पीढ़ी में एक मिनट दोस्तों, ठीक, एक मिनट रुकिएगा। चौथी पीढ़ी में आप लोग किसका इस्तेमाल देख पाएंगे, देखिए तीसरी और चौथी पीढ़ी में लगभग आपको ऐसी चिप का ही इस्तेमाल देखने को मिलता है, ठीक है। सूक्ष्म संधारित्र का यहाँ पे आंसर नहीं आएगा। निर्वात ट्यूब का तो हम लोगों ने देखा कौन से, पहली पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर का हम लोगों ने देखा दूसरी पीढ़ी में। और ऐसी चिप का निर्माण आप लोगों को तीसरी और चौथी पीढ़ी में ऐसी चिप का ही आपको देखने को मिलता है, वर्तमान में भी इसी का ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और सूक्ष्म संधारित्रों का ये आपको इसका उत्तर नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन सी आप लीजिएगा, ऐसी चिप यहाँ का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऐसी चिप ही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और चौथी पीढ़ी का समय आपको याद रखना है, देखिए मैं बताता हूँ। ये है आपका 1976 से लेके 1990 तक का, ठीक, 1989-90 तक का समय है। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर का समय आपको याद रखना है 1976 से लेके 1989-90 के आसपास का समय होता है। इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखिएगा VLSI, और ठीक है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इसका भी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है, इसी समय होता है, ठीक है। इसी समय क्या होता है, इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलता है। और VLSI इसी के तकनीक से ही, ठीक है, VLSI इसी के तकनीक से ही आपको क्या याद रखना है, किसका निर्माण हुआ है, तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया है, ठीक। VLSI इसी के तकनीक से ही माइक्रो प्रोसेसर का क्या किया गया है, तो निर्माण किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और इसी में क्या होता है, लाखों चीज़ें क्या होती हैं माइक्रो प्रोसेसर में, आपको लाखों चीज़ें जो है संग्रहित होती हैं। लाखों चीज़ें जो है इसी में क्या होती है, तो रहती हैं, स्टोर रहती हैं। ठीक है। और माइक्रो प्रोसेसर में वीएलएसआई, यूएलएसआई के प्रयोग से क्या हुआ है, जो इसकी आकार है वो कम हो गई है और क्षमता जो है इसका क्या हो गया, तो बढ़ गया है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में आप इस प्रश्न का जो उत्तर देखेंगे आईसी चिप का देखेंगे, मेनली तीसरी पीढ़ी में आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आंसर कोई नहीं आ रहा था, तो हम लोग आंसर किसको लिए हैं, आईसी चिप आपको तीसरा को लिए हैं, क्योंकि तीसरी और चौथी पीढ़ी में और वर्तमान तक आपको आईसी चिप का इस्तेमाल क्या है, प्रयोग देखने को मिलता है। चौथी पीढ़ी के समय आपको याद रखना है 1976 से लेकर 1989-90 तक। इसमें आप देखेंगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल हुआ है। और वीएलएसआई के तकनीक से ही माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया, जिसमें लाखों चीजें क्या होती हैं, इंसर्ट की जाती हैं। और ठीक है। और वीएलएसआई के ही इस्तेमाल से क्या हुआ है कि कंप्यूटर का आकार जो है, अब जो भारी भरकम चीजें थी वो छोटे हुई हैं, और उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है कंप्यूटर की, वो क्या हुई है, बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका, देखिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों ने इतनी ही प्रश्नों को मैंने रखा था। इन सबको पढ़ेंगे और साथ ही आप देखेंगे तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और दूसरी चीज़ें क्या है, बहुत सारे प्रश्नों को जोड़ के इस तरीके के प्रश्न बनता है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या, देखिए मैंने एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट चीज बताई, वो उस क्वेश्चन के अंतर्गत ही था। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, रिविजन करते रहें। लगभग आपके 30 नंबर के प्रश्न में 20 नंबर का ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही। ठीक है, चलिए मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ।